हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ क्या होती हैं, साथ ही साथ उससे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी की सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप लोग क्लास 10th के बारे में भी जानते हैं कि द्विघात समीकरण आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिस तरीके से क्लास 10th के लिए द्विघात समीकरण इंपॉर्टेंट था बच्चों, उसी तरीके से आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी द्विघात समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। खूब ध्यान से सुनिएगा, 1 by 1 सारे स्टेप को समझाऊंगा। कम ही समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं इसके क्वेश्चन के बेसिस पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर जो आप क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं या जो हमें पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं उसका सॉल्यूशन भी दिया करिए। अब मैं हर पीडीएफ के साथ उसका आंसर भी भेज दूंगा, आप लोग सॉल्व करके उसको चेक कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बच्चों, ये द्विघात समीकरण होता क्या, पहले इसकी आप डेफिनेशन समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि जब हम किसी भी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो बच्चों हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे तो वह बहुपद नहीं, वह समीकरण बन जाता है। अगर वह रैखिक बहुपद था तो रैखिक समीकरण बनेगा, द्विघात बहुपद था तो द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या बन जाता है, थोड़ा समझिएगा। द्विघात समीकरण का बच्चों मानक रूप, देखिए हमारा जो द्विघात बहुपद होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे हम लोग। देखो बच्चों, जो हमारा द्विघात बहुपद है उसका जो मानक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब इसी को 0 के इक्वल कर दीजिए तो द्विघात समीकरण का हमें मानक रूप प्राप्त हो जाता है। ये तो हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब हम बात करेंगे बच्चों द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है और इसके हल होते कैसे हैं। ठीक है, बात समझिएगा। द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण का हल का मतलब क्या होता है और इसको हम लोग करते कैसे हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण दिया गया है। तो इसके हल का क्या मतलब होता है, यक्स का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे वही द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। बच्चों, द्विघात समीकरण का जो हल होता है इसको जनरली हम लोग अल्फा तथा बीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? अल्फा तथा बीटा से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। अब बात होती है कि सर अल्फा और बीटा की वैल्यू को हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे यह द्विघात समीकरण दिया गया है, हमें इसको हल करके यक्स का वो मान ज्ञात करना इसको संतुष्ट करे, अर्थात अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, उस द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। नंबर पहली होती है गुणनखंड विधि, जो आपको पता होगा। गुणनखंड कर लेते हैं, हमको 2 गुणनखंड मिलते हैं, दोनों को बारी बारी हम 0 को इक्वल कर देते हैं तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू आराम से वहां से मिल जाती है। तो पहले मेथड का नाम है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरी विधि का नाम होती है बच्चों पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि जिसको बोलते हैं बच्चों परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड दूसरी विधि होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों तीसरी विधि जो होती है उसको बोलते हैं सूत्र विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चों फार्मूला मेथड। ठीक है, इन 3 विधियों से किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। अब बात होती है कि सर ये तीनों विधियों के बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़ रखे हो, तो वहां पर आपको बताया जाता था कि द्विघात समीकरण की जो 3 विधियां होती है उसको हल करने की, उन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं बच्चों ये बोलूंगा कि आपको द्विघात समीकरण को हल करना आना चाहिए किसी विधि से। सबसे आसान विधि होती है सूत्र विधि, जो उसमें सूत्र का प्रयोग होता है बच्चों वो क्या होता है, सूत्र का प्रयोग होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a।
इसी सूत्र की सहायता से हम दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर लेते हैं। द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं बच्चों उनको उनका मूल कहा जाता है। इसको द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है या इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इंग्लिश में। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से आसानी से हम द्विघात समीकरण को कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इसकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करके ए बी और सी का मान निकाल करके इसमें ला करके बच्चों रख देते हैं और हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, द्विघात समीकरण हल करना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण। ध्यान देना, द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। मूलों तथा गुणांकों में समीकरण संबंध किसमें बच्चों? द्विघात समीकरण के मूल तथा गुणांकों में संबंध। बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको ध्यान से समझिए आप लोग। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके जो मूल होंगे बच्चों उनको हम लोग अल्फा तथा बीटा से प्रदर्शित करते हैं ना। अल्फा तथा बीटा से क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। जहां संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी बाई ए, पहला रिलेशन होता है, तथा बच्चों दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सेकेंड रिलेशन होता है। तो ये है कि द्विघात समीकरण के शून्य और गुणांकों में, शून्य को कह रहे हैं, मूलों और गुणांकों में क्या संबंध होता है? दो संबंध होता है, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? सी बाई होता है। अगला टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम किसी भी द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं बच्चों? मान लीजिए हमारे पास किसी द्विघात समीकरण के मूल पता है अल्फा और बीटा। किसी द्विघात समीकरण के मूल कौन पता है बच्चों? अल्फा और बीटा। इन मूलों की सहायता से हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने का सूत्र होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है बच्चों द्विघात समीकरण को बनाने का फार्मूला, जहां अल्फा और बीटा जो हैं वो द्विघात समीकरण के क्या हैं? मूल हैं। तो आपके सामने एक क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन द्विघात समीकरण का लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण के हल का क्या मतलब होता है, इसको हल करने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। सूत्र विधि क्या है, सूत्र क्या होता है, इसको सीधराचार सूत्र के नाम से भी जानते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध क्या होता है और द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला क्या होता है। बच्चों अभी तक जितने कंसेप्ट मैंने समझाया ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखो मैं पहले कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में रैखिक समीकरण के बारे में बताया था, अब द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद मैं टेलीग्राम पर इसके क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, उसके सोल्यूशन पोस्ट करूंगा और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे प्रीवियस जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराया था उसमें से बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी 2 ही 3 क्वेश्चन आए हैं, तो अभी और क्वेश्चन आ जाए देन मैं उस पर भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को पास करें, इतने कंसेप्ट को नोट करें, देन एक छोटा सा टॉपिक और इसके बारे में बचता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बेसिस आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। टॉपिक हमारा क्या है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति,
मूलों की प्रकृति कैसी होती है। आपने 10th में इसको पढ़ा भी है, फिर भी एक बार रिकॉल करता हूँ और कुछ नई चीज़ें भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। क्या मतलब है इसका बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण के जो रूट्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है, उनकी क्या प्रकृति होती है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहली चीज तो आपको बताया कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है बच्चों ax² + bx + c = 0 होता है। बातें समझ में आ रही हैं? अब इसको हल करने की एक सूत्र विधि हम लोगों ने सीखा, जिस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं बच्चों उसको हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं। अभी मैंने समझाया आपको, उसको क्या बोलेंगे? द्विघाती सूत्र, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों हम लोग उसको बोलते हैं। और वो होता क्या है? x = -b ± √b² - 4ac अपान में बच्चों क्या होता है? 2a होता है। ये होता है द्विघाती सूत्र, जिसकी सहायता से हम इसको हल करते हैं। अब एक छोटी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करते हैं बच्चों। जैसे अगर हम पूछें आपसे कि √4 का मान कितना होगा, तो आप बताओगे सर 2 होगा ना। लेकिन हम बच्चों को पूछें कि √−4 का मान कितना होगा, तो आप बता नहीं पाओगे, अभी नहीं पाओगे। जो क्लास 11th या 12th पढ़े वो लोग बता देंगे आयोटा का प्रयोग होता है। कुल मिला के बच्चों आपको इतना जानना है कि जब कभी रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगी तो माने निगेटिव नंबर का वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं होता है। उसका जो वर्गमूल होता है बच्चों वो हमेशा इमेजिनरी मिलता है। कैसा मिलेगा? इमेजिनरी मिलेगा, या काल्पनिक कह सकते हैं, या रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा ऐसा हम लोग कह सकते हैं, मीन्स वास्तविक नहीं होगा। तो उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों कहते हैं इन एबव फार्मूला, ध्यान देना, इन एबव फार्मूला, जो ऊपर फार्मूला आपको दिया गया है बच्चों, इस फार्मूले में ध्यान सुनना, इस फार्मूले में जो हमारे पास b² - 4ac लिखा है, इसको हम लोग विविक्तकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तकर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बच्चों डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाएगा, जिसको बच्चों हमेशा कैपिटल D से दिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है? अर्थात हमारे पास एक कंसेप्ट मिल गया कि D जो है वो b² - 4ac के इक्वल होता है, जहां D को द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तर कहते हैं। इसी विविक्तर की सहायता से, इसी डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से बच्चों हम द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो नंबर पहली कंडीशन होती है बच्चों, यदि, ध्यान देना, यदि d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसका मतलब हमने क्या किया? इस द्विघात समीकरण के विविक्तकर को ज्ञात किया और उसका विविक्तर 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक आया। तो इस कंडीशन में जो मूल होंगे बच्चों, इसके जो रूट्स होंगे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, जिनको रियल रूट्स कहा जाता है। और वास्तविक के साथ ही साथ बच्चों ये जो होंगे ये असमान होंगे, मतलब दोनों रूट्स एक जैसे नहीं होंगे, एक कुछ और आएगा दूसरा कुछ और आएगा। बात समझ में आई? पहली कंडीशन, अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो गया, माने d का मान अगर धनात्मक हो गया, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों कि यदि d का मान आपने निकाला और d की वैल्यू 0 हो गई बच्चों, तो यहाँ पर मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, लेकिन साथ ही साथ बच्चों समान होंगे, दोनों एक ही होंगे। जो पहला मूल आएगा वही दूसरा मूल भी आपको वहां पर प्राप्त होगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों। इस कंडीशन का यूज करते हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो आप लोग देखेंगे। तीसरी कंडीशन होती है बच्चों, यदि d इज लेस देन 0, तो इसमें कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। सभी के सभी मूल जो हैं
वो कैसे होते हैं, काल्पनिक। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो जाता है? देखो बच्चों, d इज लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होता है। अब रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आएगी तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, और रूट के अंदर निगेटिव नंबर आने का मतलब अभी मैंने बताया कोई इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, वह रियल नंबर नहीं होगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो इसलिए बच्चों इस केस में जो होता है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो मैंने यहाँ पर बताई है तो बच्चों लिमिटेड है, लेकिन इस कंडीशन के बारे में थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करेंगे जो अभी आप लोगों ने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था। ये समझते हैं d इज ग्रेटर देन 0 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर d ग्रेटर देन 0 का मतलब d धनात्मक होगा, मीन्स बच्चों हमारे रूट के अंदर जो d संख्या आ रही है ये कैसी है, धनात्मक है। अब सुनो, रूट के अंदर जो संख्या धनात्मक में आएगी वो दो तरह से हो सकती है, एक पूर्ण वर्ग हो और उसका वर्गमूल निकल जाए। जब पूर्ण वर्ग होगी, वर्गमूल निकल जाएगी बच्चों, तो उस केस में रूट नहीं लगाएगा, मतलब वह परिमेय संख्या होगी। तो दो कंडीशन क्या क्या बनती है, सुनिए ध्यान से। अगर यहां कहेंगे d क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, d क्या हो बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उस केस में जो मूल आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मूल जो आपको मिलेंगे वास्तविक तो मिलेंगे ही, लेकिन उसमें और अच्छा हम बता सकते हैं कि मूल कैसे होंगे बच्चों, परिमेय होंगे। ठीक है। और सुनो, अगर ये पूर्ण वर्ग ना हो, d पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है बच्चों तो मूल जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अपरिमेय मिलेंगे, इरेशनल मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर एक टॉपिक और समझ में आता है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे तो हमेशा वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। इसका क्या मतलब है सर, जैसे मान लो बच्चों किसी द्विघात समीकरण का एक मूल √5 है तो बिना हल किए समझ जाना अगला रूट जो होगा वो -√5 होगा। किसी द्विघात समीकरण का एक रूट 2 + √3 है तो अगला बच्चों हमेशा 2 - √3 हो जाएगा। इससे इस डिस्कशन से ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया। ये डिस्कशन आपको कम समझ में आया हो तो एक बार फिर से बताएं बच्चों। मैंने कहा कि d ग्रेटर देन 0 जब होगा तो मूल वास्तविक होंगे। अब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो तरीके से मिलकर के बनी हुई होती हैं। एक किससे बच्चों, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से ही हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा और उस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो उसकी दो कंडीशन बनेगी, एक तो उसके मूल परिमेय हो सकते हैं और दूसरा बच्चों उसके मूल अपरिमेय हो सकते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय कंडीशन कब होगी भाई, अपरिमेय संख्या वही जिसके ऊपर आप रूट लगा देते, इसे आप क्या है √3 लिख दिए अपरिमेय संख्या, √4 लिखिए बच्चों, ये बाहर आ जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो सारा खेल किसका है, इस जो वर्गमूल का चिन्ह, जो रूट का चिन्ह लगा हुआ है इसका। अगर ये स्क्वायर रूट का साइन हट गया तो कैसा हो गया वो परिमेय, और वो रूट लगा हुआ है नहीं हट पा रहा है तो हो गया अपरिमेय। रूट हटेगा कब, जब रूट के अंदर वाली संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर d पूर्ण वर्ग होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो मूल जो होंगे वो परिमेय होंगे, माने परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। और अगर d पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो रूट के बाहर वो आ ही नहीं पाएगा, और अगर रूट के बाहर नहीं आ पाएगा बच्चों तो उसके मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। और इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो द्विघात समीकरण के मूल अगर अपरिमेय होते हैं तो दूसरे के क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं। मतलब पहला रूट अगर √5 है तो अगला -√5 होगा, एक 2 + √3 अगला 2 - √3 होगा। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो के साथ मैंने आपको द्विघात समीकरण के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी है। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बच्चों इन सभी के सभी टॉपिक्स को आप नोट्स में नोट करना मत भूलिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। और अभी मैंने आपको 9 AM पर साइंस का टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा। अगर नहीं सॉल्व किया होगा, उस वीडियो को कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे हो सकता है ना देख पाए हों, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, आज के 9 AM के साइंस के वीडियो में मैंने आपको आपकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई थी और मैंने बोला था कि अब हम टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट करते हैं। और बच्चों एक साथ साथ हम भी बोलना चाहेंगे कि अगर आपको साइंस वाली टेस्ट सीरीज करने में मजा आई है तो बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।